दिख रही है स्क्रीन सभी को? अभी हाँ दिख रही है ना? हाँ अब फोर्थ हाउस जो है मदर को दिखाता है, ठीक है। और किसका है? सुख का है। और किसका है? अभी मदर की बात करेंगे। अब आपको मैं एक चीज जो है जादू वाली फिर बता रहा हूं। चौथा भाव मदर का है, ठीक है। और चौथा भाव जो है 12वें भाव से 5वां पड़ता है। काउंट करिए, 12वें से 5वां। 12वां मोक्ष का है ना। तो आपके जो इष्ट देवता बॉडी के हिसाब से बनते हैं, शरीर के हिसाब से बनते हैं, वो कौन सा भाव बनते हैं? 5वां, जिनसे आपको प्रेम होता है। कंफर्म सभी को? अभी लास्ट क्लास इष्ट देवता पे रखी थी, ठीक है। लेकिन मुक्ति जिस व्यक्ति को मिली है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कोई देवी की उपासना करने के बाद ही मिलती है। दैवीय कृपा के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए जो श्री कृष्ण को भजने वाले लोग होते हैं, वो राधा जी का भी भजन करते हैं, या जो भी मुक्ति की कारक अधिष्ठाता है, वो कहीं ना कोई देवियां ही हैं। और आप जैसे आपको रामकृष्ण परमहंस पता हो तो वो भी कहीं ना कहीं देवी जी की उपासना करते थे। और जितने भी आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक लेवल पे बहुत उन्नति पे हैं, तो कहीं ना कोई देवी उपासना करते ही हैं। क्लियर है सभी को? इतना अभी के लिए समझ लीजिए कि ये मैं कल आपको एक चीज बता रहा था इष्ट देवता में, यहाँ पे वो क्लेरिफिकेशन और आपको मिल जाएगा कि अगर चौथे भाव आपकी माता का है और चौथे भाव में जो प्लेनेट बैठेगा उस माता के रूप का आपको अगर ध्यान पूजन पाठ करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलने में आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। तो चौथा भाव जो है वहां जो भी ग्रह बैठेगा उसको मां रूप मान लेंगे। हर ग्रह मां का रूप है। इसलिए चौथा हाउस जब डिस्टर्ब होगा तो व्यक्ति को चैन माँ के पास ही मिलेगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अशांत दिखे आपको, वो क्या है, मेरी लाइफ में शांति नहीं है, मेरे लाइफ में जो है कहीं ना कहीं जो है हर तरह की समस्या चल रही है, मैं डिस्टर्ब, अगर आपको कोई व्यक्ति दिखे तो आपको क्या करना है मैं भी आगे बता रहा हूं। और चौथा स्थान जो है वो बर्थ प्लेस भी है। फोर्थ हाउस में पापी ग्रह होगा तो व्यक्ति घर छोड़ेगा, छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है। अगर चौथे भाव में पापी ग्रह हो तो व्यक्ति घर छोड़ देता है और छोड़ने के लिए बोला भी जाता है। अगर आपके चौथे भाव में शनि होगा तो घर में अशांति होगी, मंगल होगा कलह होगी, सूर्य होगा ईगो होगी, ठीक है, राहु होगा व्यक्ति अपनी चलाएगा, वो जो चाहेगा, जो चैनल देखना उसको देखेगा, तो ही पापी ग्रह होंगे। तो व्यक्ति को अगर चौथे भाव में पापी ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को निश्चित तौर पर अपना नेटिव लैंड छोड़ देना चाहिए, ऐसा बोला भी जाता है, ठीक है। चौथे भाव में पापी ग्रह का होना मतलब चौथे भाव को पीड़ा हो जाना। पीड़ा अगर चौथे भाव में हो गई तो व्यक्ति को विदेश जाना चाहिए। अगर चौथे भाव में पापी ग्रह ज्यादा दिखे आपको कुंडली में, एक दो ऐसे ज्यादा दिख जाए, दशा भी दिख जाए, व्यक्ति परेशान दिखे, उसका आप पूछना घर में उसका मन ही नहीं लगता होगा, ठीक है। आप सूर्य हो बोल देना, ऐसे आपका घर में कोई सम्मान नहीं करता होगा। मंगल हो, क्यों सम्मान नहीं करेगा भाई, तू ईगो करेगा तो सम्मान कौन करेगा तेरा। मंगल होगा तो लड़ाई झगड़ा व्यक्ति करता है, कलही होता है, समझदार नहीं होता है। शनि होगा तो व्यक्ति लेजीनेस दिखाए, को पढ़ा है तो पढ़ा ही रहे। हमारे मामा जी, हमारे एक मामा जी हैं तो वो को उनकी माफी हमारी इसीलिए कभी कभी भी आ जाती है कि तुम घर में दिन भर लेटे रहते हो, ठीक है। इसी तरह राहु होगा तो घर में जो है अपनी चलाने की कोशिश करेगा, हर तरह की, वो अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो उससे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, सब चीजें कर ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं पापी ग्रह अगर चौथे भाव में हो तो घर छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? अगर घर में रहोगे दूसरों को आप डिस्टर्ब करोगे, दूसरे भी आपको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है सभी को? जी जी। तो पहली रेमेडी क्या होगी फर्स्ट हाउस की? दो तरह की रेमेडी करनी है। चौथे भाव में जो भी प्लेनेट हो उसके हिसाब से प्लेस्ड हो जाओ। अगर चंद्रमा हो स्वच्छ जल के पास रहो, गंगा बैराज निकल जाओ अगर कानपुर में रहना है तो, ठीक है। सूर्य अगर हो, ये चीज मैं आपको भी और अच्छे से क्लियर कराऊंगा, मतलब जो भी यहाँ पे प्लेनेट बैठा हो उससे रिलेटेड एनवायरमेंट में जाने से, उससे रिलेटेड एनवायरमेंट में जाने से हाउस यूटिलाइज हो जाता है। बताया था आपको, याद है सभी को?
तो उससे रिलेटेड या तो एनवायरनमेंट में चले जाओ, अगर वो पॉसिबल ना हो तो क्या करना है, सेकेंड रेमेडी क्या है, पूजा करनी है। कैसी पूजा करनी है, अगर सूर्य हो तो गायत्री माता की उपासना करें, उनका मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उसका जाप वगैरह करें तो भी यहाँ के पाप प्रभाव खत्म होंगे। चंद्रमा हो, गौरी माता की आराधना करें, पार्वती जी की, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्र का जप कर सकते हैं। मंगल हो तो जो भी आपकी कुल देवी हो उनकी पूजा जरूर करें। घर में सुख शांति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, आपको हर तरह का जो है मोक्ष भी चाहिए, आपका जो भी सुख ऐश्वर्य आए वो कपट पूर्वक ना हो, वो हमेशा जो भी आपके पास लग्जरियसनेस हो, जो भी आपके पास कंफर्ट हो, वो कहीं से भी घर में अशांति ना पैदा करे। इसके लिए आपको क्या करना है, चौथे भाव में जो भी प्लेनेट बैठे उससे रिलेटेड देवियों की उपासना करने से आप जो भी सुख आपके पास है उसको इजीली आप भोग पाते हो, और परमात्मा की कृपा से आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो सूर्य है तो क्या करना है, गायत्री माँ का ध्यान, चंद्रमा है तो गौरी माता का पूजन करिए, उनका मंत्र जाप करिए, मंगल हो अपनी कुल देवी का पूजन करिए। और एक चीज मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट भी कर लेना, अगर किसी के चौथे भाव में मंगल हो तो घातक पोजीशन है, अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। वो क्यों, क्योंकि अगर आप देखो काल पुरुष के हिसाब से 4 नंबर भाव पे चौथी राशि पड़ती है जिसमें मंगल नीच के फल देता है, पता है सभी को। हाँ तो हाँ। अगर चौथे भाव में मंगल मिल जाए, रेमेडी बता रहा हूं, श्राद्ध अच्छे से करें घर में, वरना घर में कलह रहेगी, द्वंद्व चलेगा, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब जानते हो ना आप लोग। तो ऐसे लोगों का जिसका अगर चौथे भाव में मंगल पड़ा हो और किसी भी भाव का स्वामी हो, ट्राइंस का हो, 8वें का हो, 7वें का हो, ये नहीं देखना है, अभी आपको प्लेनेट देखना, उसी के हिसाब से फलित हो रहा है। मतलब आप एक चीज समझ लो, ये कहीं ना कहीं जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं वो चीजें लाल किताब से भी सिंक है, इसलिए जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान देना। और ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं वो गुरु कृपा से आपको भी मिल रही हैं, उनको आप वैसे वैसे यूज करके देखना। और मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई 2 4 6 10 लोगों में से जो है वो आपको इसमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए इस चीज पे बहुत अच्छे से। तो चौथे भाव में जो भी प्लेनेट पड़ा होगा, विशेष तौर पर मंगल हो, तो इस बात का ध्यान रखना, घर में श्राद्ध कर्म करते रहना, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस को भी रिप्रेजेंटेट करता काल पुरुष की कुंडली में, और मंगल 8th हाउस को भी रिप्रेजेंटेट करता काल पुरुष की कुंडली में। 8th हाउस आपके पितृ होते हैं, जो आप श्राद्ध करते हो, इंसेस्टर्स होते हैं आपके पैतृक लोग, और फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ होती है। चौथे भाव में आके मंगल नीच का हो जाता है, इसका मतलब अगर मंगल चौथे भाव में है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। इसलिए चौथे भाव में मंगल हो तो श्राद्ध कर्म से अच्छा, मैं एक चीज आपको फिर बता रहा था, पहले भी बोला फिर बोल रहा हूं, आदमी अगर लाइफ में कुछ भोग रहा है ना, कुछ भी उसको कमियां प्राप्त हो रही है ना, अगर उसको सुख नहीं मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं कामों को करता है जो उसका चार्ट मना कर रहा होता है। चौथे भाव में पड़ा हुआ मंगल देख लेना, वो अपनी लाइफ में परेशान हो, उससे पूछ लेना आपने अपने पितरों का श्राद्ध किया है, वो सीधे ना बोलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या कराना है भाई, तू पितरों का श्राद्ध करना चालू कर सबसे पहले, उसके बाद ही तुझे लाइफ में कंफर्ट्स मिलेंगे, उसके बाद ही तेरी लाइफ में होगा, और परिवार में किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं चलेगा। 4th हाउस ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली आपकी प्रॉपर्टी भी हड़प सकती है, फैमिली आपकी कहीं ना कहीं, आप अगर घर में जाओगे तो कलह होगी, लोग मारपीट लड़ाई झगड़ा तक करते हैं। मंगल चौथे में हो अगर किसी व्यक्ति का, और उसको वो यूटिलाइज ना कर रहा हो, दशा चल रही हो किसी भी तरह की, तो घर में शुभ काम होते ही लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। ये लाल किताब के भी कुछ फंडे हैं, मैं ऐड करके आपको पराश्री में गुरु कृपा से बता रहा हूं। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। राहु है तो क्या होगा, राहु क्या कर रहा था, एक शब्द बोलते हैं हम लोग, दुर्गति। दुर्गति से कौन निकालेगा, दुर्गा। तो अगर राहु हो तो दुर्गा जी की उपासना करिए, दुर्गा जी का कोई भी मंत्र हो उसका जाप करिए, ठीक है। शनि हो तो क्या करना है, शनि काली माता को दर्शाता है, तो काली माता की उपासना करिए। अगर शनि चौथे भाव में होता है तो व्यक्ति को बहुत दुख होता है अपनी फैमिली से या जहां भी रह रहा होता है, क्योंकि शनि दुख का कारक है। चौथे भाव में होगा तो व्यक्ति इस बात को हमेशा बोलेगा कि मैं जो कुछ भी काम, जो कुछ भी सुख अपनी फैमिली को देता हूँ उसके बदले में
फैमिली मुझे जो है वो कहीं ना कहीं से दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा में अगर शनि आपके चौथे भाव में है तो आपको क्या करना है, यूटिलाइज करने के लिए काली माता की आराधना जरूर करनी है, उनके मंत्र का जाप करना है। समझ में आ रहा है? मैंने एक चीज फिर बोल दी, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी सब कुछ है। अगर 5 बार भी हाथ जोड़ के सच्चे दिल से मन से बोल दोगे, क्योंकि चौथा भाव दिल का है, हार्ट रिप्रेजेंटेट करता है, दिल से कनेक्टेड हो गए तो 5 बार भी बोल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं तो 5000 बार भी बोलोगे तो भी शायद वो ग्रह रहम ना करे आपके ऊपर। बात समझ रहे हैं? आगे बुध है तो क्या करना है, बुध है तो क्या करना, सरस्वती माता की आराधना, ज्ञान की दायिनी भक्ति प्रदायिनी, दूर करो मन का अंधियारा। तो आपका अगर बुध हो यहाँ पे तो आपको सरस्वती मैया की आराधना करनी है, उनसे रिलेटेड स्रोत पढ़िए, या कोई भी सरस्वती का मंत्र हो तो उसको आप ढूंढ लीजिए, मैं आपको पीडीएफ बाद में दे दूंगा। क्लियर है? चंद्रमा हो तो तारा देवी की उपासना करनी है, केतु हो तो चामुंडा देवी की उपासना करनी है। अभी भैया चंद्रमा में आपने पार्वती जी की बताई थी, हैं? चंद्रमा के लिए पार्वती जी की बताई थी। किसमें? कि चंद्रमा हो तो पार्वती जी की आराधना करें, ओम मंगल मूल मंत्र पढ़े। अरे वो दूसरी चीज थी, अभी जो बता रहा हूं उसको समझो। यहाँ देवियां, चौथा भाव माता है ना, माता, तो माता में जो ग्रह तो होगा बॉडी भी तो उसी माता ही ग्रह है। से रिलेटेड जो देवियां हैं उनकी उपासना करनी है। यहाँ पे देव की उपासना कर रहे थे पंचम भाव में, यहाँ देवियों की उपासना करनी है। समझ रही हैं? तो चंद्रमा हो तो तारा देवी की, केतु हो तो चामुंडा देवी की। और एक चीज बताऊं, चौथे भाव में केतु हो तो जल्दी घर नहीं बनता है, चौथे भाव में केतु हो तो जल्दी घर नहीं बनता है। और ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसके चौथे भाव में केतु हो, वो आपसे बोले कि मेरा घर नहीं बन रहा, घर में शांति नहीं, मेरा घर में मन नहीं लगता, उससे बोल देना कि जा के चामुंडा देवी की उपासना कर, तेरा काम होने लगेगा। एक आपने ऐसे धर्म गुरुओं जाओ को सुना अभिराम है, भैया। धर्म गुरुओं को सुना है, संतों को क्या कहते हैं, जाओ वो काम कर लो हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही आप एक कुंडली जो है क्रक्स दे रहा हूं आपको, ठीक है? शुक्र हो तो लक्ष्मी माता का, चंद्रमा हो तारा देवी, और केतु हो तो क्या बताया अभी, चामुंडा देवी की उपासना करनी है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। पंचम भाव किन किन चीजों का है? अरे बृहस्पति रही गए अभी। हैं? बृहस्पति 4th है, हाउस में बृहस्पति रही गए। 4th हाउस में बृहस्पति रह गया है क्या? तो पीताम्बरा देवी की उपासना करिए, बगलामुखी की उपासना करिए, ठीक है? क्लियर सभी को? पंचम भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, अगर कोई पाप ग्रह आ गया तो बुद्धि का हरण कर लेता है, आदमी को पागल तक कर देगा। पंचम भाव अगर डैमेज हो गया, जिस भी चीज से व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार होगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा उस चीज के लिए, अगर पापी ग्रह यहाँ पे हैं तो। पंचम भाव बुद्धिमान बनाता है, और बुद्धि हरने का काम भी पंचम भाव ही करता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मेलेफिक प्लेनेट होंगे, मेलेफिक प्लेनेट अगर 5th हाउस में होंगे तो क्या होगा, पागल कर देगा। और अगर बेनिफिक प्लेनेट होंगे तो क्या होगा, बुद्धि का अच्छे से उपयोग कर पाएगा अपनी लाइफ में। बात क्लियर है सभी को? एक चीज और बता दूं, 5th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का भी है। प्रोजेक्शन का मतलब जानते हो, मानचित्र जो हम लोग अपने दिमाग में बनाते हैं, कल्पना, मतलब जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा अगर हो जाए तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। याद है सभी को? पता है ये चीजें कि एक कल्पना जो होती है वो भी कहीं ना कहीं 5th हाउस होता है, मतलब एक जो प्लान बनता है वो भी कहीं ना कहीं 5th हाउस बनाता है। और अगर 5th हाउस आपका सही है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा होगा। प्रोजेक्शन का मतलब चित्र, जो हम अपनी एक मेंटेलिटी बना लेते हैं, मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग ना,
वो कहीं ना कहीं आपका बढ़िया होगा अगर यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो अगर 5th हाउस में मेलेफिक प्लेनेट कोई बैठा है तो सबसे पहले उसी को ट्रीट किया जाता है। मेलेफिक प्लेनेट अगर 5th हाउस में हो तो किसी और भाव को मत पकड़ो, पहले उसी को पकड़ो, उसको पहले ट्रीट करना है, बाद में कोई और काम करना है। क्योंकि 5वें भाव में अगर अशुभ ग्रह पहुंच गए, 5वें भाव में अगर पापी ग्रह पहुंच गए तो बुद्धि में क्या डाल देंगे? पाप। बात समझ रहे हैं? तो उनको सबसे पहले अगर ट्रीट नहीं किया तो सब कुछ अगर सही है, अगर बुद्धि सही नहीं है, सब कुछ खराब कर देती है वो अपने आप। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान भी था, चातुर्य भी था, सब कुछ था, लेकिन एक बुद्धि सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हुआ लास्ट में। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले 5वें भाव को ट्रीट करने के लिए क्या करना है? मेलेफिक सबसे पहले ट्रीट करना है 5वें भाव को। 5वें भाव में अगर पापी ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति को पागल तक कर देते हैं। शनि आ जाए, राहु आ जाए, अगर किसी से प्यार करेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ कुंडलियां भेजूंगा जिसमें से आप हीर रांझा और भी तमाम जो हम, मेरे पास भी 2-4-6 कुंडलियां हैं लड़कों की जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए पागल हुए, या लड़कियों की है, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आपको दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये चीजें कितनी इफेक्टिवली काम करती। क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। छठा भाव किसका? षड रिपु का है। षड रिपु को बोला गया शास्त्र के हिसाब से, मतलब रोग ऋण शत्रु के साथ साथ रोग ऋण शत्रु कब बढ़ता है? जब हमारे अंदर षड रिपु बढ़ते हैं। षड रिपु कौन कौन सी हैं चीजें? काम, डिजायर, क्रोध, लोभ, मोह, मद मतलब प्राइड, मोह मतलब अटैचमेंट, मत्सर मतलब जेलसी। तो अगर ये 6 चीजें हमारे पास होती हैं, अगर ये 6 चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है तभी हमसे शत्रुता, हम शत्रुता दूसरों से करेंगे, तभी हमारे पास कर्ज रहेगा, तभी हमारे पास 6th हाउस हमें समस्या देगा। इसीलिए जितने भी महापुरुष होते हैं वो 6th हाउस को नेगेट पहले कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 6th हाउस को नेगेट करना है तो 5वें भाव को पकड़ना पड़ेगा, तो 6th हाउस अपने आप नेगेट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो छठे भाव में अगर बेनिफिक प्लेनेट होंगे तो व्यक्ति षड रिपु को त्यागने की सोचेगा, षड रिपु को त्यागने की सोचेगा, षड रिपु से बाहर आने की सोचेगा। अगर मेलिफिक प्लेनेट होंगे, पापी ग्रह होंगे तो षड रिपु में और डूबता चला जाएगा। यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट हुए तो व्यक्ति सोचेगा भाई हमारे अंदर बुराई ना रहे, कमी ना रहे, प्रॉब्लम ना रहे, परेशानी ना रहे। और अगर यहाँ पे षड रिपु में अगर पापी ग्रह आ, जैसे राहु आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? राहु आने से क्या बोलते हैं? ये विजेता है, इसको कोई हरा नहीं पाएगा। हरा तभी नहीं पाएगा ना जब आपके अंदर इतना छल प्रपंच कपट पहले ही भरा है, तो कौन आपसे उलझ पाएगा? बात आप समझ रहे हैं? तो अगर बेनिफिक प्लेनेट होंगे, शुभ ग्रह अगर छठे भाव में बैठेंगे तो वो बाहर निकालने की सोचेंगे षड रिपु से, और अगर पापी ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं डुबोने की सोचेंगे आपको। छठा भाव रोग का भी है, तो छठे भाव में जो भी प्लेनेट बैठ जाए उससे रिलेटेड चीजों को हमेशा अवॉइड करना, खाने पीने से। फिर बता रहा हूं, छठा भाव रोग का है। जुपिटर बैठता है, अगर जुपिटर बैठता है तो ज्यादा कैरोली वाला भोजन मना कर दिया जाता है, इसीलिए बोल दिया जाता है चिकन मत खाइए आप, क्योंकि आपका बृहस्पति छठे भाव में है। चिकन खाने से सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो छठा भाव जो, और आपको पता है जुपिटर क्या करता है? एक्सपेंस करता है। तो कैंसर। जिस है ना, एक्सपेंस किस तरह का एक्सपेंस करता है? जिस भी चीज के पीछे पड़ता है बड़ा कर देता है, इसलिए कैंसर में भी बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, कैंसर जैसे घातक रोगों में भी। बात आप समझ रहे हैं? और कोरोना जैसे रोगों में भी जो है जुपिटर का ही एक्सपेंशन सबसे ज्यादा माना गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर छठे भाव में जो भी प्लेनेट हो उससे रिलेटेड खान पान को हमेशा सतर्कता से खाना। चंद्रमा हो तो ठंडी चीजें, लिक्विड चीजें ज्यादा ना खाना। सूर्य हो तो उससे रिलेटेड चीजें ज्यादा ना खाना। मंगल हो, ज्यादा तेल मसाला मिर्च मसाले से बचने की कोशिश करना। बात समझ रहे हैं? इसी तरह जितने भी प्लेनेट हैं यहाँ पे, शनि हो तो जो गैस बनाने वाली चीजें हैं वो मत खाना। राहु हो तो कुछ भी खाना। है ना? देख तो लेगा। कहने का मतलब शुक्र है, शुक्र है तो ज्यादा विलासिता से थोड़ा सा बचना। बात समझ रहे हैं? शुक्र राहु और चंद्रमा दोनों हो तो भैया
राहु चंद्रमा दोनों हो तो चंद्रमा हो तो आपको तुमको कोई लिक्विड हरा चीजों ही से नहीं बचना है, पाएगा। ठंडी चीजों से बचना है, ठीक है। और राहु जिस भी भाव में बैठता है उसकी राशि को भी पकड़ा जाता है, तो उसकी राशि से रिलेटेड भी चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप समझ लोग? रहे हो? छठे भाव में पड़ी हुई ग्रह और छठे भाव का जो बने स्वामी, उनसे रिलेटेड चीजों को हमेशा जो है बहुत सोच समझ के खाना पीना, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो छठे भाव में बैठते हैं, छठे भाव के स्वामी को देख रहे होते हैं। जैसे हमने आपको रूल बताया आगे, क्लियर हो रहा है सभी को? तो मार्स अगर छठे भाव में, मार्स जैसा सपोज है मैंने क्या बताया, अब छठे भाव में कोई भी प्लेनेट होगा तो रिपु को डेवलप करेगा। तो मार्स होगा तो एंगर की वजह से, एंगर की वजह से, क्रोध की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये वैसे डिब्बों में आके तुम्हें देना चाहिए। आ रही है मेरी आवाज सभी को, क्लियर है? अब एक नई चीज बता रहा हूं, वो भी सुन लो। तीन ग्रह जो हैं षड रिपु रहित हैं, कौन कौन से? सूर्य हैं, बृहस्पति हैं और चंद्रमा है। सूर्य सबसे ज्यादा सोल से कनेक्टेड माना जाता है, बृहस्पति गुरुदेव खुद ही है, चंद्रमा जो है वो भी कहीं ना कहीं मन है। तो तीन ग्रह जो हैं वो हर तरह से षड रिपु रहित हैं। ये सत्वगुणी प्लेनेट कहलाते हैं। जब मैंने आपको बताया था, पढ़ा रहे थे, तो सत्वगुणी प्लेनेट में हमने सूर्य को, बृहस्पति को और चंद्रमा को रखा था। तो अगर सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा में से कोई भी ग्रह छठे भाव में किसी की कुंडली में पड़ा हो, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, आपकी कुंडली में चंद्रमा था, तो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति से जुड़ा हुआ जो भी ग्रह यहाँ पे बैठेगा वो आपको आजाद कर देगा। किससे? षड रिपु से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब भैया मेरे चीजों है से चंद्रमा। मुक्त करने के लिए आप एफर्ट्स करोगे। बात समझ गए? कि आपके अंदर डिजायर ज्यादा ना रहे, आपके अंदर ज्यादा क्रोध ना रहे, लोभ ना रहे, मद ना रहे, मत्सर ना रहे, इन सब चीजों से आप जुड़ोगे, निकलने की कोशिश करोगे। तो एक चीज आप समझ लेना कि कुंडली में किसी की दशा देखना, छठे भाव में जो भी ग्रह पड़ा मिल जाए, उसकी दशा अगर चल रही हो तो उससे रिलेटेड अवॉइडेशन पहले बता देना। क्लियर है सभी को इतना? मंगल अगर छठे भाव में बैठेगा तो आपकी एनिमी, जो आपके शत्रु होंगे, वो आपकी तरफ क्रोध करेंगे। मंगल बैठेगा तो आपके शत्रु जो, जब जितने भी प्लेनेट बैठेंगे ना, शत्रुता कैसे होगी? सन होगा तो कोई ईगो करेगा तो आप जाके उसको, ईगो दिखाएगा तो आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लोगे। मंगल होगा तो वो खुद ही लड़ाई झगड़े के मूड में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह शनि होगा, राहु होगा, तो वो खुद ही लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। राहु को तो खैर जई बता के दिया गया है यहाँ पे। तो इसी तरह शुक्र है तो धन वैभव को देखकर शत्रु बढ़ जाएंगे। अगर शुक्र छठे भाव में, शत्रु कैसे होंगे आपके? शत्रु प्रिडिक्शन कर सकते हो आप किसी की कुंडली के छठे भाव में शुक्र देखना और बोल देना भैया आपके आपके पैसे को देख के लोग जलते बहुत होंगे, ठीक है। बुध अगर होगा तो आपकी नॉलेज की वजह से लोग ईर्ष्या करेंगे, शत्रु बनेंगे। बृहस्पति होगा तो आपके ज्ञान के कारण, बुध होगा तो आपकी इंटेलिजेंसी के कारण, सूर्य होगा तो आपके नाम के कारण कि भाई इसकी बड़ी पूंछ है। और छठे भाव में अगर बृहस्पति हो तो याद रखना एक्सीलेंट कंडीशन है, एक्सीलेंट कंडीशन। अब क्यों है ये बाद में बताएंगे। क्लियर है सभी को? क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो उदारता का प्रतीक है। तो अगर व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा करने के मूड में भी आएगा ना, और अगर यहाँ बृहस्पति बैठा है तो आप ही उसे इग्नोर कर दोगे कि भाई ठीक है चल, तुझे जो करना कर ले और चलता बन यहाँ आगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए बृहस्पति यहाँ बैठ जाए और राहु बैठेगा तो क्या करेगा? गर्दनी मरोड़ देगा सीधे। इसलिए राहु की जो अच्छी प्लेसमेंट बताई गई है वो थर्ड बताई गई है, क्योंकि भैया ये बताओ राहु, किसकी गर्दन मरोड़ देखो देगा? थर्ड हाउस जो है ना करेजियस का, थर्ड हाउस जो है करेजियस का, थर्ड हाउस जुनूनी बनाता है, थर्ड हाउस जिद पैदा करता है। और राहु को तीसरा भाव दिया गया, राहु के अंदर खुद ही ये सारी के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। राहु खुद जुनूनी है, खुद जिद पैदा करता है, खुद वो इतना इंट्यूटिव है कि वो, इसलिए उसका, उसके जैसे ग्रह अगर तीसरे में, छठे में और 10वें में राहु बैठता है जिसकी भी कुंडली में,
तो वहां वो विराट सक्सेस देता है, विराट सक्सेस। और ये चीजें, एक चीज और आपको केपी वाले भी हो, भाव चलित में चेक करना, भाव चलित में ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हिंट करा है, बाद में क्लियर करूंगा वहां। क्लियर है सभी को? कितना समझ में आ गया? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? हाँ भैया आ रही है। ओके। अब सातवां भाव जो होता है वो मारक भाव कहलाता है। सातवें भाव की और दूसरे भाव की जब दशा चलती है व्यक्ति की कुंडली में, तो उसको बोलते हैं आपकी कुंडली में मार्केश एक्टिव हो रहा है। शास्त्री जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? एक बार जरा आप बोलिए, आप ज्वाइन थे अभी। कोई नहीं है तो वो क्लास में, पता नहीं क्या बोल नहीं है। अब मैं आपको जो अगली चीज मेन बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मार्केश कौन कौन भाव है पहले ही बताया था। आयु का भाव आठवां है, और आठवें से आठवां भाव कौन सा पड़ता है? तीसरा। तो यहां से पॉइंट करो, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आठवां भाव आयु का है और आठवें से तीसरा भाव आयु का है। जो इनको जो है इनसे 12वें भाव जो इनकी हानि करते हैं, हानि करते हैं, तो 12th हाउस इनकी हानि करते हैं। तो दूसरा भाव और आठवें आयु की हानि कौन कर रहा है? सातवां भाव। तो मारक किसको बोलोगे? जो आपकी आयु को ही कम करना चाहता है, जो आपकी जीवनी को ही कम करना चाहता है, वही तो मारक बनेगा मेन। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए सातवें भाव को मारक भाव बोलते हैं। अब इसको बहुत डिटेल में सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? मेरी आवाज सभी को क्लियर है? हाँ भैया हाँ भैया आ रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जो चीजें, वो बहुत ध्यान से सुनना। एट्थ हाउस सेवंथ हाउस को हर लेता है, इसलिए मृत्यु का भाव बन जाता है। तो पराशर ऋषि ने कहा है सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट हैं, सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट हैं या सेवंथ लॉर्ड की जब दशा चलेगी, तो आपको अपने जीवन के प्रति सचेत रहना होगा। एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी है, और एट्थ हाउस को जो नेगेट करता है वो है सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस में जो भी प्लेनेट पड़े होंगे, जब उनकी दशा आपकी कुंडली में ऑपरेट करे, तो आपको सबसे ज्यादा सचेत रहना है। किस चीज के लिए? अपनी आयु के रक्षण के लिए। क्लियर है सभी को? जब भी सेवंथ हाउस के लॉर्ड या प्लेस्ड प्लेनेट की दशा या अंतर दशा चले, तो उसकी रेमेडी करनी है। रेमेडी दो तरह की होती है, एक तो महामृत्युंजय जाप, ठीक है, एक तो महामृत्युंजय जाप, और जो दूसरी रेमेडी है वो है रुद्र रूप की पूजा करनी है, महादेव की। महादेव के रुद्र रूप की पूजा करनी है। इसको हम लोग एक रुद्र चंडी भी बोलते हैं जब ज्यादा किसी को परेशान देखते हैं। तो महामृत्युंजय जाप करना है, और रुद्र भगवान का जो स्वरूप होता है उसका आपको जाप करना है। तो इसमें एक मंत्र भी निकल करके आता है, ओम रुद्राय नमः। ठीक है। तो जब भी आपके सेवंथ हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स की दशा चले या अंतर दशा चले, उस समय में चाहे 4 बार ही करना, चाहे 10 बार ही करना, महामृत्युंजय करना। और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए, आयु का संकट दिखाई दे, तो विचार भी मत करना, अपना या किसी भी व्यक्ति का जिसका सेवंथ हाउस ऑपरेट कर रहा हो, उसको तुरंत बोलना कि आप महामृत्युंजय जाप अपने लिए जरूर कराएं। क्लियर है सभी को? वहां पे दिमाग मत लगाना कि ये दशा आ रही, ये आ रहा, वो आ रहा। सेवंथ हाउस का लॉर्ड या सेवंथ हाउस में पड़े हुए ग्रह की अगर दशा अंतर दशा चल रही है, तो उस ग्रह को पहले पकड़ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है मृत्यु का कारक बना देता है। सभी को आ रही है? एक बार कोई यस नो बोले, आवाज आ रही है तो। आ रही है हाँ आ भैया। रही है। ठीक है। मेलेफिक प्लेनेट अगर यहाँ बैठेगा तो ये रिलेशन का भाव होता है जो दूसरों से बनाता है हमारा। चाहे स्पाउस से रिलेशन हो, चाहे लोगों से रिलेशन बन जाए, चाहे हमारा फैमिली बिजनेस का रिलेशन हो, उसको खत्म करता है। ठीक है।
तो हमें करना क्या है कि 7th हाउस में जब पाप ग्रह बैठे, 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह हमें शक्तिहीनता की तरफ भी इशारा करते हैं, शक्तिहीनता। क्योंकि 7th हाउस जो है क्या होता है, एक जीवन साथी, दो जीवन साथी जब एक साथ मिलते हैं तो वो दोनों मिलके एक संतान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर 7th हाउस में पापी ग्रह होगा तो ये भी दर्शाता है कि हमारे अंदर उस चीज की शक्ति की कमी हो जाए। ठीक है, तो शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, इसीलिए इनको बैठना अच्छा 7th हाउस में नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत शक्तिहीनता की तरफ दर्शाते हैं। अगर उनको आप पॉजिटिवली ट्रीट करते हुए चल रहे हो तो बात दूसरी है, या उनकी दशांतर दशा नहीं चल रही है तो भी वो इफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? तो अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो 7th हाउस भी एक बार चेक करना, कहीं ऐसे प्लेनेट की दशा तो नहीं चल रही जो उसके शक्ति की को ही हीन कर रहा हो, जो संतान को जन्म देती है। आगे बढ़े हम लोग। एक चीज और बता दूं, 7th हाउस जो है वो भगवान शिव का घर माना जाता है, और शिव को हमने सूर्य से भी कनेक्ट किया है। सूर्य को यद्यपि हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया था, पहले जो भी इष्ट देवता कर रहे थे तो वहां भगवान राम को किया था, लेकिन सूर्य से भी रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो आपको अगर 7th हाउस के नकारात्मक इफेक्ट को दूर करना है तो क्या क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करिए, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करिए। ये 7th हाउस की, ये 7th हाउस की नेगेटिविटी को कम कर देगा। 7th हाउस से हनुमान जी को क्यों जोड़ा गया है, आप भगवान श्री राम की कुंडली देखना, वहां पे मंगल जो है वो 7वें भाव में बैठा है, सब लोग चेक करना। ठीक है, 7वें भाव में मंगल है। जब भी उनकी लाइफ में पीड़ा आई, जब भी उनकी लाइफ में संकट आए, उसको दूर किसने किया था, हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने। इसलिए 7th जी जी। हाउस में कोई भी ग्रह पड़ा हो, मंगल पड़ा हो, हनुमान जी को पकड़ लेना। जो भी प्लेनेट पड़ा हो उससे रिलेटेड रुद्र देवता को पकड़ लेना, मतलब भगवान शिव का जो भी स्वरूप वो प्लेनेट बन जाए, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्लेनेट्स को पकड़ लेना। और कुछ ना समझ में आए, ओम नमो भगवते रुद्राय या हनुमान जी की आराधना करने लग जाना। ठीक है, तो आपका जो है संकट से आप अपने निकल जाओगे। क्लियर है सभी को? क्लियर? 8th हाउस जो है हमारी कुंडली में वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, तो ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। किसी भी चीज का बदलाव करने का कारक केवल और केवल 8th हाउस होता है। 8th हाउस ही है जो हमें कहीं ना कहीं बदलाव हमसे करवाता है। ठीक है, 8th हाउस में बैठे प्लेनेट की जब भी दशा आती है तो बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और 8th हाउस किस चीजों का है, सीक्रेट का है, गुप्त का है। तो जब भी आपका 8th हाउस ऑपरेट कर रहा हो कुंडली में तो उस प्लेनेट से रिलेटेड, उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको हमेशा गुप्त रहना है। उस प्लेनेट से रिलेटेड, उन भावों से रिलेटेड चीजों को सीक्रेट रखना है। क्लियर है सभी को? अब हमने यहाँ पे एक चीज बताई थी, 6th हाउस में जो प्लेनेट हो उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको परहेज करनी है, जो रोग पैदा करें उन चीजों से रिलेटेड आपको परहेज करनी है, बताया था। शुक्र अगर यहाँ पे होता है तो ऐसे लोग बाहर वाले फूड ज्यादा खाने वाले होते हैं। लेकिन अगर मंगल, मंगल यहाँ सॉरी, अगर 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे उन चीजों को खाना ही नहीं है, यहाँ परहेज करना है ताकि रोग ना हो जाए, सोच समझ के खाना है, यहाँ पे वो चीजें खानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 7वें भाव से दूसरे भाव को देखता है। समझ में आ रहा है सबको? तो 8th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हो, 8th हाउस चूंकि सर्जरी का भी है, तो अगर 8th हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाए और उससे रिलेटेड आप चीजें खाने लग जाओ
तो वो आपकी सर्जरी अर्जरी तक भी करवा सकता है। मृत्यु नहीं आने देगा, लेकिन कठोर कष्ट और संकट दे देता है 8th हाउस। क्लियर है सभी को? 8th हाउस अगर कोई पूछे क्या है तो बोलना 8th हाउस मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु का द्वार है। आदमी मौत ही मांगता है, बात आप समझ गए, लेकिन मौत मिलती नहीं है। 8th हाउस अगर किसी का ज्यादा बली हो जाता है तो ऐसे बूढ़े आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हमारे सामने हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं, पंडित जी मेरी मौत क्यों नहीं आ रही है। द्वार पे खड़े रहोगे, क्योंकि कष्ट है ना, तो आयु ही कष्ट देने लग जाती है व्यक्ति को। बात समझ रहे हैं आप लोग? आवाज ही नहीं आती किसी की। चीजें समझ में आ रही तो हाँ ना कम से कम बोल दिया करिए। हाँ भैया आ रही है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं 8th हाउस ही है। तो 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे, उस प्लेनेट से रिलेटेड सोच समझ के खाना। जैसे मंगल बैठ जाए तो लाल मिर्ची वगैरह ज्यादा ना खाना। पाइल से एक रोग सुना है आपने? हाँ। पाइल से एक रोग सुना है ना? और कुछ फीमेल जो इश्यूज होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उसी चीजों से रिलेटेड ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो 8th हाउस में अगर आपकी कुंडली में मंगल हो, किसी फीमेल की कुंडली में हो या मेल की कुंडली में हो, और अगर वो ज्यादा लाल मिर्ची या मोमोज चटनी जो आती है वो ज्यादा खाए, तीखा ज्यादा खाए, लाल मिर्ची ज्यादा खाए, तो उसको पाइल्स जैसे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। इसलिए अगर मंगल चौथे में पड़ा हो तो सोच समझ के तीखा खाना है आपको। लाल मिर्ची तो एकदम खाना ही नहीं। बात आप समझ रहे हैं? आपको पता है जब भी कोई आपके मेजर प्रॉब्लम बढ़ने लगती है बॉडी में, तो आप एक चीज देखना, डॉक्टर उन्हीं चीजों को मना करता हुआ मिलेगा जो प्लेनेट आपके 8th हाउस या 6th हाउस में बैठेंगे। जैसे अगर किसी को लाल मिर्ची बोल दिया जाएगा, मना किया जाएगा कि लाल मिर्ची आप मत खाइए। 1 मिनट बचा है, मीटिंग को ऑफ करते हैं, फिर से लिंक दे रहे हैं आपको, अब अगली बार इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आज लास्ट क्लास है जून 3 से।